दोस्तों, आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स में। मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि हम हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का तीसरा लेसन हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को हम लोग पढ़ चुके थे, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का सेकेंड पार्ट है। इन नेशनलिज्म इन इंडो चाइना में कैसे उदय हुआ था, नेशनलिज्म की भावना कैसे जगी थी, राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई थी, इसी विषय में हम बात करने वाले हैं इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। आइए बिना देरी किए हुए मैं आपको लेके चलता हूं इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। हिस्ट्री बिहार बोर्ड चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था, है ना। पहला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का तीसरा लेसन हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का तीसरा क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था। मैं आपको बता दूं, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां मालिकों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त था, लेकिन मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। बेचारे को ना तो अच्छी मजदूरी मिलती थी, ना अच्छा खाना मिलता था, ना उसको रहने के लिए अच्छा घर था। मजदूरी इतनी कम थी कि वो अपना पेट को भी नहीं पाल सक रहे थे, मजदूरी इतनी कम थी। तो आइए देखते हैं, इसी व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा गया। देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है, एक बार बता दें नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो आंसर है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी है। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये हुआ जहाँ पे मजदूरों को लाया जाता है, काम ही कराया जाता है सिर्फ, और उसके बाद उसको ना रहने की अच्छी सुविधा होती है, ना इतनी अच्छी मजदूरी होती है कि वो अपने घर को चला पाए, अपने परिवार को चला पाए, है ना। अपने घर को चला पाए, अपने परिवार को, बच्चे को पढ़ा पाए, ये सारी सुविधाएं उनके पास नहीं होती है, जिसमें मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त, उसको जो मजदूरी देता था मालिक, वो मजदूरी को वो रख लेता था, है ना। वो मजदूरी को रख लेता था और मालिक से कोई शिकायत भी नहीं कर पाता था। इसी व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था। एक बार फिर से मैं बता दूं, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां पर मालिकों को बहुत सारा अधिकार प्राप्त था, लेकिन मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। इसे ही एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। पुराने ज़माने में आप लोग देखे होंगे कि घरों में किस तरह से लोग रहा करते थे। मतलब कि किसी को अगर मजदूर चाहिए था तो सिर्फ उसको खाना कपड़ा दे के वो अपने यहाँ रख लेता था, रुपया भी नहीं देता था। तो आमतौर पर हम गांव ग्रामीण जीवन में भी देखते हैं। आइए एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां मालिकों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। इसे ही एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बोदाई कौन था। तो बोदाई कौन था, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जो VVI क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में। मेरे दोस्तों, अगर आपको PDF फाइल चाहिए, नोट्स चाहिए मेरा, तो 8709889091 पर कॉल करके मात्र 300 रुपीज़ में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, मतलब 10th का चारों पेपर का आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है, सब्जेक्टिव का आंसर है, ऑब्जेक्टिव का आंसर है, और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ के आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं बता दूं, मैं कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस है इस पढ़ाने का, और मेरे छात्र बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन भी किए हैं। 97, 98, 99 भी आया है मेरे छात्रों का। अगर आप भी इतना अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे नोट्स को लेना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, बोओदाई कौन था। तो बोओदाई कौन था। देखिए, बोओदाई अन्नाम का शासक था। मतलब बोदाई जो था दक्षिण वियतनाम का शासक था, जो एक निरंकुश शासक था, जिसको शासन चलाने का तरीका पता नहीं था। मतलब क्या होना चाहिए, गरीबों में कैसे ये करना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कर कहाँ नहीं लगना चाहिए,
इस तरह की निरंकुश शासक था, उसको शासन करने का अयोग्य शासक था, उसको शासन करने का तरीका पता नहीं था। इसको फ्रांस की मदद से वियतनाम का शासक बनाया गया था। हम जानते हैं कि जो हिंद चीन क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम, लाओस इत्यादि देश आता है, ये सभी फ्रांस के एक समय में गुलाम हुआ करता था। सन 1954 ईस्वी में आपका सन 1954 ईस्वी में फ्रांस जो है आपका क्या कहते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र को छोड़कर वापस अपना देश चले गया। बाद में यह अमेरिका का गुलाम बना था। अब देखिए, अमेरिका का गुलाम बना, फिर अमेरिका हिंद चीन क्षेत्र पर आक्रमण करके उस पर शासन करने लगा। क्वेश्चन है उसके बाद था गोरिल्ला, आखिर फ्रांस उसको क्यों राजा बनाया? गोरिल्ला युद्ध का लाभ उठाने के लिए फ्रांस ने बोदाई को अन्नाम का राजा बनाया था। बोदाई कौन था? बोदाई अन्नाम का शासक था। जो अन्नाम एक जगह का नाम है, एक जगह है, एक स्थान है जो दक्षिण वियतनाम में स्थित है। फ्रांस की मदद से वह वियतनाम का शासक बना था। यह एक निरंकुश शासक था। इनको शासन अयोग्य शासक भी कह सकते हैं, शासन करने का तरीका पता नहीं था, जिससे अन्नाम के लोग इससे बहुत ज़्यादा क्या थे, दुखी थे। आखिर क्या ये था फ्रांस को कि आखिर फ्रांस बोदाई को राजा क्यों बनाया? बोदाई फ्रांस को राजा इसलिए बनाया कि गोरिल्ला का जो युद्ध होने वाला था, उस युद्ध में फ्रांस को क्या मिल सके, लाभ मिल सके, फ़ायदा पहुंच सके, वो प्रॉफिट उठा सके, इस युद्ध को वो जीत सके, इसलिए बोदाई को राजा बनाया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, बोदाई कौन था? बोदाई अन्नाम का राजा था। बाद में वो फ्रांस की मदद से वियतनाम का राजा बना। गोरिल्ला युद्ध उठाने के लिए फ्रांस ने बोदाई को राजा बनाया था। इतना क्वेश्चन अगर आप लिख देते हैं तो इंशाअल्लाह आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? यह क्षेत्र, हिंद चीन क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्ग किलो। अगर आपसे पूछे कि हिंद चीन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है हिंद चीन क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो हिंद चीन क्षेत्र का अर्थ अगर पूछे तो क्या लिखना है? हिंद चीन का जो क्षेत्रफल है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसको अच्छी तरह से एक बार समझते हैं नोट से अपना। क्या लिखा हुआ है? हिंद चीन क्षेत्र 3 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था, है ना, जिसके अंतर्गत 3 देश आते थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये हिंद चीन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? हिंद चीन क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो आंसर है मेरे दोस्तों, जेनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी को हुआ था। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। इस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम, है ना। तो आप एक बार फिर से समझिए, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। जेनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी को हुआ था। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। क्या अगर जेनेवा समझौता के बारे में आएगा, क्या आप इतना कोई चीज़ को लिख पाएंगे? एक बार फिर से देखिए मेरे दोस्तों, क्या है जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो जेनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। इसने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अगर जेनेवा समझौता के बारे में पूछे कब और किन के बीच हुआ था, तो जेनेवा समझौता सन 1954 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। यह समझौता वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम में। चलिए, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। आई होप, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा जेनेवा समझौता क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 5वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है क्या। 5वां क्वेश्चन में हुआ आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, क्योंकि अब जो है ना बिहार बोर्ड पैटर्न चेंज कर चुका है। अब इस पैटर्न में आपको सिर्फ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। हमको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि अच्छे मार्क्स को हम गेन्स कर सकें। तो हुआ आंदोलन
की चर्चा करें। हुआ हुआ आंदोलन कैसा था? तो हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत सन 1939 ईस्वी को हुआ था, है ना। इसके नेता कौन थे? फॉन ऊ सू थे, हुन फू सो थे, है ना। हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक था। हुआ आंदोलन की शुरुआत सन 1939 में हुआ था। फूसो ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। फूसो कौन थे? तो यह वियतनाम का शासक था जो मतलब कि आपका फ्रांस से आज़ादी चाहता था। वहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाना चाहता था, वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना चाहता था। इसीलिए वह लोगों को क्रांतिकारी और धार्मिक, क्रांतिकारी बनाया और धर्म से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे अधिक से अधिक कंबोडिया, वियतनाम, लाओस में आप देखेंगे तो अधिक से अधिक मंदिर वहाँ पे बौद्ध धर्म का है। तो हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें तो हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ था। इसके जो नेता थे फूसो थे, है ना, फूसो थे। फूसो वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना चाहते थे, वहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाना चाहते थे, वहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना चाहते थे, ताकि वियतनाम को फ्रांस से आज़ादी मिल सके। यह हुआ हुआ आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? क्रांतिकारी और धार्मिक थी। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हुआ हुआ आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? क्रांतिकारी और धार्मिक था। एक बार फिर से सुनिए मेरे दोस्तों, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत सन 1939 ईस्वी को हुआ था। इसके नेता फूसो था, है ना। हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक था, है ना। फूसो ने क्यों आखिर हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत 1939 में इसलिए किया ताकि वहाँ के लोगों में देशभक्ति जग सके, देश के प्रति प्रेम जग सके, इसीलिए उन्होंने हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा किया था। एक बार फिर से सारा क्वेश्चन को हम लोग चलते चलते देख लेते हैं किन किन क्वेश्चनों को हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्वेश्चन देखे होंगे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था? तो आप लोग को बताएं हम, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बदभाव मजदूरी थी जहां पे मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे, मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब अधिकार प्राप्त मतलब क्या? मजदूरों की मजदूरी कम थी, इतनी कम मजदूरी थी वो अपना घर भी नहीं चला पा रहे थे। मालिक चाहे तो उससे 10 घंटा के बदले 40 घंटा काम ले सकता था, 2 दिन काम ले सकता था, मजदूरी बहुत ज़्यादा कम था। इसी व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि बोओदाई कौन था, है ना। दूसरा क्वेश्चन पढ़े तो बोओदाई कौन था, तो बोओदाई कौन था, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़े, है ना, कि बोओदाई था कौन भाई? तो बोओदाई जो था वो अन्नाम का शासक था जो फ्रांस की मदद से वियतनाम का शासक बना था। फ्रांस भी देखिए बहुत धोखेबाज था, इसलिए उसको शासक बनाया ताकि गोरिल्ला का जो युद्ध होने वाला था, ताकि वो जो है ना क्या कर सके, उस युद्ध का लाभ उठा सके। लेकिन बोओदाई जो था वो एक अयोग्य शासक था, एक निरकुश शासक था, जिसको शासन करने का तरीका प्राप्त नहीं। जिस निरकुश शासक उस शासक को कहा जाता है जिसकी शासन प्रणाली पर कोई भी पकड़ ना हो, वो अयोग्य था। इसीलिए वियतनाम ने क्या किया? गोरिल्ला युद्ध का फायदा उठाने के लिए बोओदाई को राजा बनाया। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? तो हिंद चीन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन चलते चलते हम लोग देख रहे हैं। हिंद चीन क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? जेनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी को वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। इस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अगला क्वेश्चन फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हुआ हुआ आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत 1939 ईस्वी में फूसो ने किया था। फूसो का करने का मतलब यह था कि वियतनाम जो गुलाम था फ्रांस का, उससे आज़ादी मिल सके। इस आंदोलन की प्रकृति क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा नोट्स समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चे को नोट्स चाहिए, अगर अच्छी नंबर लाना चाहते हैं इस लॉकडाउन में, तो आप हम अच्छी, इससे सुनहरा मौका और नहीं मिलेगा। आप हमारे नोट्स को मात्र 300 रुपये में PDF फाइल के रूप में खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरा नोट चाहिए तो 8709889091 पर कॉल करके आप PDF फाइल को मंगा सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, इतिहास का हम तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो आप PDF फाइल के रूप में मंगा सकते हैं, जिसमें 8 का 8 चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ दिया हुआ। इससे सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो 8709889091 पर आप कॉल करके PDF फाइल को मंगा सकते हैं, जिसका मात्र आपको 300 रुपया चार्ज लगेगा। मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।